नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 7 फरवरी 2022 है और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं चार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। फिक्सिंग फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट, ये 5G के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। फिर ये आइसिस के साथ, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। फिर एक हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ जो डेटा है उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स जुड़े हुए हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ अबाउट इंडिया एंड सेंट्रल एशिया रिलेशंस। वैसे हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा ऑलरेडी कर ली है, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यू पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन गेट इन टच विथ मी। आप मुझे अपने मैसेजेस, ग्रीटिंग्स भी शेयर कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव तरीके से कीजिए विथ क्यूरियसली फॉर एवर। ये पॉडकास्ट है, मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल कोट्स इसमें आपको सुनने को मिलेंगे। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। हमारी दो चैनल्स हैं, क्यूरियसली एजुकेशन जो अभी आप देख रहे हैं, और एक है क्यूरियसली फॉर एवर। इन दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हिट द लाइक बटन। एंड रिमेंबर, आप ही इस सीरीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इस चैनल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो प्लीज फील फ्री टू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स। फिक्सिंग फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट, द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों, इस आर्टिकल के पॉइंट्स को डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ वो बता देता हूं। 1980s और 1990s के जब हम फिल्मों को देखते हैं, इंडियन फिल्म्स और ख़ास करके फॉरेन के फिल्म्स, जो वेस्टर्न फिल्म्स हैं, अमेरिकन फिल्म्स और इंग्लैंड के फिल्म्स, यूरोपियन फिल्म्स को देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि जो फिल्म के कैरेक्टर्स हैं वो मोबाइल फ़ोन में बात कर रहे हैं और उनकी कार में भी फ़ोन हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्साइटिंग लगती थी उस टाइम पर। फिर 2000 का जो समय था, तो उस समय में हमारे देश में फीचर फ़ोन्स की शुरुआत हुई। नोकिया 3310, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का फर्स्ट फ़ोन होगा वो। और उसके बाद धीरे धीरे कलर डिस्प्ले वाले फ़ोन आने लगे। फिर कलर डिस्प्ले वाले फ़ोन में म्यूज़िक सिस्टम आने लगी, गेम्स आने लगी और कैमरा आने लगा। तो ये 3G के टाइम पर ये सारी चीज़ें चली। फिर 2010 से 4G की शुरुआत हुई और 4G ने चीज़ों को बदल दिया। देखिए, 1G, 2G, 3G ये एक एक स्टेप टेक्नोलॉजी के थे, लेकिन जो प्रोडक्ट्स उसके साथ चल रहे थे, ऑपरेट हो रहे थे इस टेक्नोलॉजी के साथ, इन प्रोडक्ट्स और बेसिकली ये सर्विस, ये दोनों ने चीज़ें P+S ने मिलकर एक R क्रिएट किया, यानी कि एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया। तो आप देखिए, स्मार्टफोन के आने के बाद कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई। जो डिजिटल पैसे ट्रांसफ़र करना है वो कितना इजी हो चुका है। टेलीमेडिसिन, देन वी हैव ई एजुकेशन, राइट, ई हेल्थ, कितनी सारी चीज़ें, यूट्यूब की चैनल्स, पॉडकास्ट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ 5G, और 5G के साथ जो जुड़े हुए प्रोडक्ट्स होंगे, अगेन रिमेंबर P+S, यानी कि ये जो सर्विस है 5G और इसके साथ जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल टुगेदर एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगे। ये एक अपने आप में एक बड़ा जंप होगा। जैसे 3G और उनके प्रोडक्ट्स और 4G और उनके प्रोडक्ट्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, वैसे ही 4G और प्रोडक्ट्स और 5G एंड प्रोडक्ट्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप रहेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब शुरुआत हुई तो पहले स्टीम पावर इंजिन्स और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता था। ये 1784 की बात है। फिर 1870 में इंडस्ट्री में मास प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। एक साथ ज़्यादा प्रोडक्ट, एक फैक्ट्री में आप मशीन जो है वो कंटिन्यूसली एक ही प्रोडक्ट को बार बार बनाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती है, तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। फिर इंडस्ट्री 3.0 जो अभी चल रहा है, तो इसमें 1969 से इसकी शुरुआत हुई और आज ये अपनी मैच्योरिटी तक पहुंच गया है। ऑटोमेशन, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और अब इंडस्ट्री 4.0 दुनिया के बहुत सारे देशों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क्स, राइट। आप घर बैठे, आपको फैक्ट्री पर जाना भी नहीं है, आप घर बैठे हैं, आपके कंप्यूटर में जो भी डिज़ाइंस आपको चाहिए वो डिज़ाइंस आपने ले ली, एंटर दबा दिया, आपकी फैक्ट्री
में मशीन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली काम करने लगे। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आप घूमने गए हैं, आपने जो भी प्री सेटिंग्स किए वो सारे सेटिंग्स हो पाएंगे। तो ये आएगा, ये स्टार्ट हो चुका है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। एक ही मशीन में आप कार भी बना पाएंगे, एक ही फैक्ट्री के एक ही मशीन से आप कार भी बना पाएंगे और आप लेट्स से एक जूता भी बना पाएंगे। तो ये चीज़ भी पॉसिबल। ऐसा पहले ऐसा था कि कार की फैक्ट्री में सिर्फ कार ही बनती थी, अब कार की फैक्ट्री में आप कुछ भी बना पाएंगे, या फिर आपकी फैक्ट्री में आप कुछ भी बना पाएंगे, क्योंकि आपका जो मशीन है वो इतना स्मार्ट होगा। तो ये ज़माने में हम एंटर करें हैं और इसके लिए यू नीड ए फास्ट नेटवर्क एंड 5G इज़ होपफुली द सॉल्यूशन। अभी इसको ट्राई नहीं किया गया है, अभी ये एक पायलट प्रोजेक्ट लेवल पर बहुत सारे देशों में चल रहा है, बट जैसे 4G मैच्योर हुआ उतना तो मैच्योर नहीं हुआ है। तो उस टाइम की दुनिया क्या होगी, वी कैन जस्ट इमेजिन एट प्रेजेंट, बट इट्स गोइंग टू बी समथिंग न्यू फॉर श्योर। अब हमारे बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये अनाउंस किया है कि इसी साल 2022 में 5G के जो स्पेक्ट्रम है, एयरवेव्स हैं, उनको ऑक्शन किया जाएगा और इसी फाइनेंशियल ईयर में, मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 23 वाला जो पूरा साल है, तो इसी साल में इसका 5G सर्विसेज को रोल आउट किया जाएगा। तो अपने आप में ये एक नया रेवोल्यूशन होगा। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, जॉब्स जनरेट होगी, बहुत सारी जॉब्स जाएगी भी। जैसे 3G से 4G में भी बहुत सारी जॉब्स गई, लेकिन बहुत सारी जॉब्स जनरेट भी हुई। तो होपफुली इसमें भी नई जॉब्स जो हैं वो जनरेट होगी। स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है अश्विनी वैष्णव, ये कम्युनिकेशंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि ट्राई जो है TRAI, तो ट्राई रिकमेंडेशन सबमिट करने वाला है और होपफुली इस रिकमेंडेशन के बाद मार्च तक 5G जो है इसके स्पेक्ट्रम को फिर ऑक्शन जो है, ऑक्शन की प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट किया जा सकता है, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इसकी शुरुआत जो है वो हो जाएगी। अब कुछ इश्यूज को देख लेते हैं, राइट। क्रूशियल इश्यूज सराउंडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G सर्विसेज। ए, particular frequencies the regulator is likely to recommend। इनकी जो frequency recommend means frequency जो launch की जाएगी या जो bracket दिया जाएगा, तो वो कौन सी होगी? दिस इज नंबर 1 क्वेश्चन। मीन्स ऑलरेडी बहुत सारे देशों में इसका इस्तेमाल होने लगा है और अभी कुछ दिनों पहले ही आपको याद होगा हमने US से उनकी एयरलाइंस और 5G के साथ जुड़ा हुआ जो प्रश्न था उसको मैंने डिस्कस किया था। तो रेगुलर स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए कि यूएसए की जो एयरलाइंस हैं वो 5G के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रही है और एयरलाइंस के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रही है। इसका आंसर ना पता हो तो रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन ना किया हो तो प्रश्न पूछिए अपने आप से, क्यों रिवीजन नहीं किया है, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, PDFs को डाउनलोड कीजिए और देखिए, थोड़ा सर्च कीजिए एंड स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट एवरीवन, खास करके रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो इसका आंसर पता होना ही चाहिए। आपको इजीली MCQ, प्रीलिम्स में एक MCQ के तौर पर ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर ये जो स्पेक्ट्रम है उनकी प्राइस क्या होगी? अगर बहुत ज़्यादा प्राइस होगी तो फिर क्या हमारे देश की कंपनीज जो हैं वो फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग है कि इन ऑक्शंस में पार्ट ले सके और स्पेक्ट्रम्स को खरीद सके? वायबिलिटी ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, ये जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसकी वायबिलिटी क्या है? क्या हमारे पास उतने डिवाइसेस हैं 5G वाले? क्या लोग अपने 4G को छोड़कर 5G में स्विच हो जाएंगे? तो इसमें भी वक्त लगेगा। तो स्टार्टिंग के फेज में ऐसा नहीं है कि 5G लॉन्च किया तो हर कोई 5G ले लेगा, क्योंकि 5G रिलेटेड सर्विसेज भी उतनी ज़्यादा अभी तो अवेलेबल नहीं है। अब हमारे देश में प्राइवेट टेलीकॉम सर्विसेज को देखिए, वोडाफोन आइडिया को मर्ज होना पड़ा, अभी भी वो नुकसान कर रहे हैं, मीन्स बड़ा लॉसेस हो रहा है उनको। जियो जो हैं उनकी हालत हेल्थी है, बाकी की दूसरी कंपनीज जो हैं वो आई डोंट थिंक सो कि अफोर्ड कर पाएगी कि वो ऑक्शन में पार्ट लें। दूसरी चीज़, द सेक्टर्स एपेटाइट फॉर हाईली कैपिटल इंटेंसिव 5G टेक्नोलॉजी इज अनलाइकली टू बी सब्सटेंशियल एट द मोमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी उतने प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं है 5G को यूज़ करने के लिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 5G की सर्विस को कभी लॉन्च ही नहीं करना चाहिए, लेकिन एक वक्त तो आएगा जब यही डिसीजन, ये एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब इसको लॉन्च करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारी प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस कंपनीज जो हैं उनकी फाइनेंशियल हालत उतनी अच्छी नहीं है।
फिर कई लोगों का कहना यह है कि अगर हम 5G को लॉन्च करते हैं तो वो और कुछ नहीं होगा, क्योंकि दूसरी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो बेसिकली 4G का एक अपग्रेडेड वर्जन ही होगा। थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इट विल बी जस्ट स्पीडियर। अभी तो आप स्पीड ही एंजॉय कर पाएंगे। जो 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 मैंने आपको बताया कि आपकी फैक्ट्री जो है वो ऑटोमेटिकली काम करेगी, आपके अलग अलग डिवाइसेस जो हैं, आपकी कार, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कंप्यूटर, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अपने आप इंटरेक्ट करेगी इंटेलिजेंटली, एक दूसरे के साथ एक एक लूप में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी भी स्टार्ट नहीं हुई हैं। व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ कंट्रीज दैट हैव कॉमर्शियलाइज्ड 5G? उनका भी एक्सपीरियंस इतना कोई ख़ास अभी तो नहीं है, राइट। अभी तो वो बस स्पीड ही एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ वक्त तो लगेगा। तो यस, वी नीड टू लॉन्च 5G, लेकिन इसके लिए एक हड़बड़ी करने की ज़रूरत आई डोंट थिंक सो है। हमें हमारी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हैं, ये जो वोडाफोन, आइडिया एक्सेट्रा टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़, तो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए। अब देखिए, जब हमारे देश में ये लॉकडाउन लगाया गया था तो कितने सारे बच्चे जो हैं वो ई एजुकेशन का पार्ट नहीं बन पाए थे। क्यों नहीं बन पाए थे? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आज भी घर में शायद स्मार्टफोन नहीं है। आपको पता है हमारे देश में हमें लगता है कि हर कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। आज भी 500 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉर्मल फ़ोन या फिर नॉर्मल फ़ोन है, फीचर फ़ोन जिसको कहते हैं, कीपैड वाला फ़ोन, वही यूज़ करते हैं। सभी 500 मिलियन के पास फ़ोन है ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 500 मिलियन लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनके पास 4G या फिर स्मार्टफोन नहीं है। तो फर्स्ट वी नीड टू एक्सपांड अवर कवरेज ऑफ 4G, उसके बाद 5G में अगर जाए तो सही रहेगा। या फिर एक तरफ हम 4G का एक्सपांशन करें और दूसरी तरफ 5G की शुरुआत करें, ऐसा कुछ हमें करना चाहिए, ऐसा कुछ सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि अभी भी अगर लेट्स से 50% लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इतनी सारी फैसिलिटीज़ और इतनी सारी जॉब्स जनरेट हुई हैं, तो बाकी के 50% करेंगे तो कितनी सारी और जॉब्स जनरेट होगी, यू कैन इमेजिन। एंड देन वी कैन मूव ऑन टू 5G। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ये कुछ ऐसे सजेशंस हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आइसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, one of the most dreaded terrorist organization in the world। एक समय था जब आइसिस जो हैं उसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मीन्स पीपल वर स्केयर्ड अराउंड द वर्ल्ड। लोगों का गला काट रहे थे, यूट्यूब पर वीडियोस डाल रहे थे वो लोग। और अबू बकर अल बगदादी जो हैं, जो IS के फाउंडर थे, इस व्यक्ति की मृत्यु हुई 2019 में। और अब खबर आई है कि अबू बकर अल बगदादी के बाद जो आइसिस का कमान संभाला, जो लीडर था आइसिस का, इसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसका नाम है अबू इब्राहिम अल हशीमी अल कुरैशी। तो ये जो व्यक्ति हैं, इसकी भी मृत्यु हो चुकी है। और आइसिस इज ट्राइंग टू रिवाइव इट्स फॉर्च्यून इन इराक एंड सीरिया। एक समय पर लगभग पूरा इराक और लगभग पूरा सीरिया जो है वो आइसिस के कंट्रोल में आ चुका था। काफ़ी एक वाइल्ड फायर की तरह, जंगल में जैसे आग लगती है और वो फटाफट फैलने लगती है, वैसे ही आइसिस ग्रुप जो है वो एक के बाद एक धड़ाधड़ अलग अलग टाउन्स और अलग अलग सिटीज़ जो हैं इराक और सीरिया के, वो कंट्रोल करने लगा था। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये है इराक और ये है सीरिया। ये दोनों देशों को हमें देखना है। मैं थोड़ा जूम करके आपको ये दोनों देश दिखा देता हूँ। आप पहले बड़ी बड़ी चीज़ों को देख लीजिए। ये है अरेबियन सी, ये है ओमान, येमेन, सऊदी अरेबिया। यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रही है। इज़ इट? PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको थोड़ा अच्छा देख लीजिएगा। ये रहा ईरान, ईरान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है अफगानिस्तान। यहाँ पर है पाकिस्तान, और फिर यहाँ पर हमें तुर्कमेनिस्तान भी देखने को मिलता है। बट कमिंग टुवर्ड्स दिस साइड वी कैन सी ये है ईरान, ईरान की बॉर्डर, बेग योर पार्डन, इराक की बॉर्डर एक बार देख लीजिए। तो एक छोटी सी बॉर्डर पर्शियन गल्फ के साथ, यहाँ पर कुवैत के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ शेयर कर रहा है, जॉर्डन के साथ शेयर कर रहा है। एंड देन यू हैव सीरिया हियर, ये रहा सीरिया। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो टर्की जो है ये दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब इसको जूम करके देख लेते हैं। देखिए टर्की सीरिया के साथ और इराक दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। और सीरिया को देखिए, ये यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर के साथ अपनी एक बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देश है साइप्रस, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें।
आप PDF को डाउनलोड करने के बाद मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आप 5 मिनट्स जो हैं वो इस मैप को दे, अच्छी तरीके से इसको देखें 5 मिनट। ओके, राइट। तो अब खबर क्या है कि ये जो व्यक्ति हैं, उसका जो लीडर है, ये मर चुका है। A few weeks earlier, ISIS militants had carried out an ambitious attack on a prison in northeastern Syria's Hasakah to free thousands of jihadists. तो सीरिया की एक जेल में आइसिस ने अटैक किया और यहाँ पर हशाका नाम की जो जगह है, तो वहाँ पर एक जेल थी और इस जेल में से जो जिहादिस्ट है, जिन टेररिस्ट को पकड़ा गया था और जेल में रखा गया था, तो इनको छुड़वाने में हज़ारों लोगों को, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 or 2, हज़ारों ऐसे टेररिस्ट को आइसिस ने छुड़वा लिया। तो यू कैन इमेजिन कि वहाँ पर सिचुएशन कितनी खतरनाक होगी, वहाँ पर जीना जो है वो कितना डिफ़िकल्ट होगा। अमेरिकन सोल्जर्स और वहाँ के कुर्दिश जो हैं वो एक कम्युनिटी है। बहुत साल पहले की बात, आई थिंक 5 साल पहले मैंने इस कुर्दिश लोगों की जो डिमांड है, कुर्दिस्तान करके उनको एक अलग से देश चाहिए, तो एक वीडियो बनाया था। उस टाइम पर मेरा स्टार्टिंग था ये वीडियो बनाने का, तो आज तो मैं भी उस वीडियो को सुन ना पाऊँ, उतनी बोरिंग मेरी स्पीच थी उस टाइम पर। लेकिन ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से इंसान जो है वो इम्प्रूव होता है, तो वो मेरा एक स्टार्टिंग फेज था, लेकिन आई थिंक रीजनेबली ओके फ्रॉम वेयर आई वाज। तो मैंने इस एरिया के बारे में बात की थी। अब देखिए, मैंने इसीलिए आपको बताया था कि सीरिया कहाँ पर है, इराक कहाँ पर है, ईरान कहाँ पर है और टर्की कहाँ पर है। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं, तो अब कुर्दिश लोगों की अपनी खुद की एक हिस्ट्री है, हज़ारों सालों से उनकी हिस्ट्री, नोटेड हिस्ट्री है, और वो लोग जो हैं वो इन इलाकों में रहते आए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखिए, ईरान में शिया लोगों की मेजॉरिटी हैं, इराक में भी उनकी एक अलग से गवर्नमेंट है, सीरिया में भी अलग से गवर्नमेंट और सिस्टम है, टर्की में अलग सिस्टम है। तो ये कुर्दिश लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें अलग से हमारा देश चाहिए, राइट। हमारे अपने खुद के रीति रिवाज हैं, हम उन चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं, थोड़ा ट्राइबल वे ऑफ लिविंग है उनका, तो इनको एक अलग देश चाहिए। अब ईरान कह रहा है कि नहीं नहीं, अलग देश यानी कि हमें भी अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी। इराक को भी ये सिचुएशन है, सीरिया की ये है, और टर्किश लोग जो हैं, टर्की जो हैं उसकी गवर्नमेंट तो इनको आतंकवादी मानती है, कुर्दिश लोगों को। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर से आपको थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ। तो यूएसए की मदद अगर किसी ने की है आइसिस के खिलाफ लड़ने में, तो आइसिस के खिलाफ कुर्दिश लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बहुत हिम्मत वाले लोग होते हैं ये, और इनको यूएसए ने हथियार और सारी चीज़ें प्रोवाइड की, और ग्राउंड लेवल पर ये कुर्दिश लोगों ने ही आइसिस को बहुत सारी जगहों पर हराया। और यूएसए जो है वो एयर सपोर्ट और वेपन्स प्रोवाइड करता था, और कुर्दिश लोग जो हैं वो आइसिस को मार गिराते थे। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जस्ट लाइक वो ओसामा बिन लादेन टाइप का घर लगता है इसका भी, राइट। ये घर जो है वो इदलिब नाम की जगह है सीरिया में। तो वहाँ पर एक जगह पर, इदलिब एक बड़ा सा स्टेट है उनका, और उस स्टेट में एक जगह पर ये व्यक्ति जो है वो पाया गया। और मज़े की बात यह है कि इसके पहले का जो अबू बकर अल बगदादी था, वो भी इदलिब में ही पाया गया था। और इस व्यक्ति को जब यहाँ पर फोर्सेस पहुँचने आई, यूएस की फोर्सेस, तो इस व्यक्ति ने एक प्रकार से अपने आप को और अपने परिवार को एक साथ उड़ा दिया। सुसाइड मीन्स वो जो सुसाइड वेस्ट हैं ऐसा कोई, या फिर बॉम्ब जो है वो डिटोनेट करके अपने आप की जान ले ली और अपने परिवार की भी जान ले ली, ताकि वो पकड़ा ना जाए। पकड़ा जाता तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती, और शायद उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई डिटेल्स देनी पड़ती। और ये जो है इस प्रकार के लीडर्स होते हैं ना, वो अपने जो नंबर 2 हैं या फिर फॉलोवर्स को भी ये मैसेज देते हैं कि मुझे पकड़ना जो है, डॉन को पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है, दिस टाइप ऑफ के पकड़े जाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊंगा एंड ऑल दैट। तो ये किसी के लिए अब मोटिवेशनल स्टोरीज हो जाएगी उन फॉलोवर्स के लिए, विच इज़ ए बैड थिंग ऑफ कोर्स। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आइसिस अब बहुत सारी अलग अलग जगहों पर ग्लोबल ब्रांचेस जो हैं इनकी स्प्रेड हो चुकी हैं। और इराक और सीरिया में भी ऐसी सिचुएशन है कि फिजिकली भले ही इसके जो खलीफा थे, ये जो अबू बकर अल बगदादी, उनको मार गिराया गया, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर टेररिस्ट और टेररिज्म के बीच में एक डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। एक टेररिस्ट जो है, अबू बकर अल बगदादी वाज अ टेररिस्ट, एंड टेररिज्म, राइट। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? डिफरेंस ये है,
टेररिस्ट एक फिजिकल व्यक्ति है, आप इसको गोली मार के मार सकते हैं। टेररिज्म जो है ये एक विचार है, और विचार को मारना जो है नियरली इम्पॉसिबल है। तो आपको विचार को विचारधारा से ही काउंटर करना पड़ेगा। आप टेररिज्म के खिलाफ अगर कोई चीज़ लड़ सकती है, उसको जीत सकती है, तो वो है इंसानियत। तो ये जो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर दूसरे लोगों की हत्या करवाई जाती है, तो इसको आप इंसानियत से ही जीत सकते हैं। दैट इज़ द ओनली वे आउट। अब ये जो रीजन है इसको देख लीजिए, इदलिब। अब इदलिब वाला रीजन टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और टर्की जो है वो सीरियन गवर्नमेंट को और कुर्दिश लोगों का इस्तेमाल करने से मना कर रही है। और टर्की का कहना यह है कि अगर आपने यहाँ पर बहुत सारे अटैक्स और ये सारी चीज़ें की, तो फिर यहाँ के लोग जो हैं वो हमारी बॉर्डर के पास आ जाएंगे, हमें रेफ्यूजीज़ को संभालना पड़ेगा। तो एक तरफ टर्की जो है वो भी नहीं चाहता है कि उसके बॉर्डर के एरिया में कुछ हो। बोथ बगदादी एंड कुरैशी वेर हाइडिंग इन इदलिब, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। ये एक लंबे समय से चली आ रही एक चीज़ है, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हयात तहरीरी अल शाम, जो बाद में पहले जो है वो जबात अल नुस्रा के नाम से फेमस थी, अब फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ये अल कायदा जो है उसकी ब्रांच है। और यहाँ पर भी ऐसा है कि अल कायदा, आईसिस और दूसरी जो भी ऐसी हयात तहरीर अल शाम एक्सेट्रा, जो भी ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बीच में भी एक प्रकार से कंपटीशन है कि सबसे फेमस और सबसे बड़ी जो है वो अल कायदा हैं, और फिर दूसरी आईसिस जो है उसको बहुत एग्रेसिव माना जाता है। तो वो अलग अलग ऐसे लोगों को अपील करते हैं कि भाई आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइंट हो जाइए। जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनीज हो, वैसे इनका मेन काम है टेररिज्म। अब तो ये टेररिज्म आउटसोर्सिंग भी करने लगे हैं कि आप बताइए कौन सा लोकेशन, कौन सा देश में आपको बम फुड़वाने हैं, लोगों को मारना है, डर फैलाना है, तो वी विल डू दैट थिंग फॉर यू। तो एक बिजनेस भी हो चुका है, ये करोड़ों रुपए लेते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, और धर्म के नाम पर सारी चीज़ें चलाते हैं। तो लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते रहते हैं, और अपने बैंक में, बैंक तो नहीं लेकिन कैश जो उनकी चेस्ट है उसमें पैसे भरते रहते हैं। अब यूएसए को यह ध्यान रखना है कि मिस्टर ट्रंप के टाइम पर क्या हुआ था कि कुर्दिश लोगों को ट्रंप ने यह कह दिया कि आप अपने हवाले, आपको जो ठीक लगे वो होगा आपका। टर्की के साथ अगर आपका इश्यू है तो वो आप देख लीजिए। तो कुर्दिश लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे कि यार हमने आईसिस को मार गिराया, हम वहाँ पर फ्रंट में खड़े रहे थे, और हमने आपसे ये वादा किया था कि आप हमारे लिए एक आवाज़ बनेंगे, कि जो कुर्दिस्तान हमें चाहिए तो उसके लिए आप कुछ हमें सपोर्ट देंगे। लेकिन ट्रंप के टाइम पर यह हुआ कि कुर्दिश लोगों के साथ एक प्रकार से दगा हुआ। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बाइडन साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अच्छी तरीके से सिचुएशन को समझनी चाहिए, कुर्दिश लोगों का रोल जो है उसको समझकर उनको एक प्रकार से सपोर्ट जो है वो देना चाहिए। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। फिलहाल सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, उससे पहले CPTPP पर जो मैंने प्रश्न पूछा था आपको, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर लिखा है, जैसे कि शश्मिता, प्राची, आशुतोष, परी, प्रिशा, शिवम, अमृता, राहुल, नव, आप सभी ने CPTPP के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब जो हैं वो एक दूसरे के आंसर्स के ऊपर एक बार नज़र घुमा लें, ताकि जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो तो आपने मोस्टली सभी ने लिखे हैं, कुछ एक दो नए पॉइंट्स भी आपको एक दूसरे के आंसर्स में देखने को मिलेंगे, राइट। उत्कर्ष और अमित ने, उत्कर्ष ने रशिया और क्रीमिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में, मैंने एक MCQ पूछा था, उसका आंसर है क्रीमिया, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में उत्कर्ष ने लिखा है। और रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी के बारे में अमित ने बताया है। और निहारिका ने जो मैरिटल रेप है उसके बारे में अपना एक अच्छा ओपिनियन दिया है। तो ये कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग में पार्ट लिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेइंग इन ऑन ए हेल्थ डेटा रिटेंशन प्लान। दोस्तों, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA एक ऐसी बॉडी है जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के इम्प्लीमेंटेशन या फिर इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ADBM का, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर से आपको MCQ पूछे जा सकते हैं। इसके ऊपर से एक MCQ बन सकता है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को एडमिनिस्टर करने वाली अथॉरिटी का नाम बताइए, और नीचे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें से राइट ऑप्शन है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब NHA ने
एक कंसल्टेशन प्रोसेस की शुरुआत की है कि हमारे देश में जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए लोगों का जो डेटा है उसको हम कलेक्ट करें। और प्रश्न ये उठता है कि अगर आप कलेक्ट करेंगे तो कैसे कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उस डेटा का आप क्या करेंगे और कितने समय तक ये डेटा जो है वो आपके पास रहेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं, जो चाहिए उससे ज़्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं, अननेसेसरी डेटा आप कलेक्ट करते हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ डेटा जो है उसको काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि आपका जो पर्सनल हेल्थ का जो डेटा है या फिर आपके परिवारजन का जो हेल्थ का डेटा है वो इंटरनेट पर अवेलेबल हो, नाम और डेट और सारी चीज़ों के साथ, कब कब क्या क्या बीमारी हुई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नो वन विल फैंसी इट। दूसरी चीज़ कि अगर आप मेन डेटा को छोड़ देते हैं और कुछ कुछ डेटा को ही कलेक्ट करते हैं तो फिर रिसर्च के लिए आपको जो डेटा चाहिए तो वो नहीं आएगा। तो इस चीज़ को लेकर एक प्रॉपर जो है वो डिस्कशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर कंसल्टेशन जो है वो होना चाहिए, और यही चीज़ जो है वो NHA ने स्टार्ट की है। अब प्राइवेसी इज़ ए फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट का ये एक जजमेंट आया और उसके बाद से जो निजता है, प्राइवेसी है, वो हमारा एक मौलिक अधिकार है। जिस किसी चीज़ के साथ, जैसे कि कोई डेटा है या फिर कोई चीज़, अगर प्राइवेसी की बात आती है तो चार ऐसे स्टेजेस हैं या फिर चार ऐसे पिलर्स हैं जिनमें आपको पास होना पड़ेगा। एक तो है लीगलिटी, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्राइवेसी अगर लीगली राइट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लेजिटिमेट एम, कि आपका लक्ष्य क्या है, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वाई यू आर कलेक्टिंग इट। अगर लोगों के हित के लिए ये डेटा का इस्तेमाल होगा तो लेट्स से इट्स ए गुड थिंग। प्रोपोर्शनैलिटी, कितना पर्सनल डेटा कलेक्ट करेंगे, कितना जनरल डेटा कलेक्ट करेंगे, दैट्स थिंग। एंड फोर्थ वन, अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स, क्या ऐसा मीन्स आप गारंटी दे सकते हैं कि अगर आपने मेरा पर्सनल डेटा कलेक्ट किया है तो फिर ऐसा ना हो कि ये कोई हैक कर ले और उसके बाद ये इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाए, तो फिर मेरा क्या होगा। या फिर जस्ट इमेजिन कि 1.7 बिलियन लोगों का हेल्थ का डेटा जो है वो हर जगह पर अवेलेबल होगा, तो फिर दूसरे देश जो हैं वो इसका बैठे बैठे फ़ायदा उठा सकते हैं और इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। द मैंडेटरी रिटेंशन ऑफ हेल्थ डेटा इज़ वन सच फॉर्म ऑफ इंटरफियरेंस विद द राइट टू प्राइवेसी। आप इसको मैंडेटरी नहीं कर सकते। मैंडेटरी करते हैं तो इसमें चार जो चीज़ें हैं, ये चारों के चारों स्टेजेस जो हैं वो पास नहीं होंगे। इंडिविजुअल बेनिफिट्स थ्रू ग्रेटर कन्वीनियंस एंड चॉइस क्रिएटेड थ्रू पोर्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स। मेरी और आपकी बात करें लेट्स से, तो हम कहते हैं कि चलो अब आप नेक्स्ट टाइम किसी बड़े हॉस्पिटल में गए, आपका वो फॉर्म उन्होंने भरा और आपको पूछा कि भाई आपका डेटा जो है वो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के लिए हम हमारे पास रखें। आप कहते हैं ठीक है रख लो। फिर वो आपको एक नंबर दे देते हैं और फिर आप जब भी दूसरी हॉस्पिटल में, लेट्स से आप फिर मुंबई गए, तो मुंबई में आपको कुछ भी हो गया, देन यू वेंट टू अ हॉस्पिटल, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि ये रहा मेरा वो नंबर, वो देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि 6 महीने पहले आप इस हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर ये ट्रीटमेंट हुई थी, उसके बाद ये नेक्स्ट आपका वो है। फिर उसके बाद अगर 2-3 साल के बाद आप कहीं पर दवाई लेने की ज़रूरत पड़ी तो ये डेटा जो है, ये पोर्टेबिलिटी, मज़ा आएगा। ये मज़ा इन द सेंस कि अच्छा रहेगा, आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब लोगों का डेटा एक बड़े लेवल पर आता है तो रिसर्च के लिए भी, जैसे कि हार्ट डिजीज़ के कितने पेशेंट्स हैं, एड्स का क्या सिनारियो चल रहा है, कितने लोग दवाई ले रहे हैं, कितनों को दवाई नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें, छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से एनालाइज की जा सकती हैं और उस हिसाब से फिर नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। अब पर्सनल डेटा और ये जो बड़े लेवल पर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, इन दोनों में हमें एनोनिमिटी, यानी कि एक प्रकार से गोपनीयता, एक प्रकार से आपका नाम ना लिखा हो, जैसे मिस्टर एक्स 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 ऐसे हो, कि आपका नाम, आपकी कुछ ऐसी डिटेल्स जो हैं वो आपके कंसेंट के बिना, आपकी परमिशन के बिना कोई इसका इस्तेमाल ना कर सके, ये चीज़ हमें डेवलप करनी होगी। अब एनोनिमिटी जो एक ऐसी चीज़ है, ये एक इवॉल्विंग चीज़ है। एनोनिमिटी भी अब मैच्योर नहीं हुई है। मैंने जो आपको 2-3 पॉइंट्स बताए एनोनिमिटी के द्वारा, एनोनिमिटी के बारे में, वो इतने भी मैच्योर, इनकी भी कुछ ऐसी टेक्निकल और लीगल हर्डल्स हैं एनोनिमिटी के साथ भी जुड़ी हुई। तो ये भी जैसे जैसे मैच्योर होगा एनोनिमिटी का जो लॉ है, तो वैसे ये दूसरे क्षेत्रों में भी एक इम्पैक्ट करेगा। अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है और
हमारे देश में एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ है जिसके बारे में भी हमने डिस्कशन की थी, अभी पार्लियामेंट के पास है आई थिंक। और ये जो डेटा प्रोटेक्शन का लॉ आएगा तो फिर उस लॉ की इम्पैक्ट भी, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर वो हेल्थ सेक्टर के डेटा को भी इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिवली होपफुली इम्पैक्ट करेगा। तो बिफोर वी स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा वी मस्ट मेक श्योर कि, क्योंकि हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ डेटा बहुत ही सेंसिटिव डेटा माना जाता है, बहुत ही पर्सनल डेटा होता है, तो प्रोसेस जो है वो राइट होनी चाहिए, रिगरस होनी चाहिए। ऐसे ही सिर्फ डेटा कलेक्शन के नाम पर अगर हम इसको स्टार्ट कर देंगे तो फिर बाद में जो इश्यूज होंगे उनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इंडियाज रिटर्न टू सेंट्रल एशिया। पिछले 4 महीनों में ये 3 बड़ी चीज़ें हुई। इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में हुआ था, और रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान इन न्यू दिल्ली, ये NSA लेवल की मीटिंग थी। अब मैं इस विषय के साथ जुड़ा हुआ जो मैप है वो ऐड नहीं करूँगा। यू नो वाई? क्योंकि कई बार हमने मैप वर्क इसका ऑलरेडी कर लिया है। अगर आज आपका पहला दिन है तो आई एम सॉरी टू से यू हैव टू ओपन ए मैप बुक, और आपको मैप बुक में ही सेंट्रल एशिया को लोकेट करना पड़ेगा। रेगुलर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव ऑन। लैक ऑफ फिजिकल एक्सेस, एज वी नो कि कोई ये जो 5 देश हैं ये लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। वाया पाकिस्तान हम इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी अलाउड नहीं करेगा, तो हमें एक हाइब्रिड यूज़ करना पड़ेगा। अरेबियन सी से चाबहार से रेल एंड रोड के माध्यम से हम इन देशों को कनेक्ट कर सकते हैं। While the gains from engagement of Central Asia may be minimal, अगर हम सेंट्रल एशिया के साथ एंगेज होते हैं तो बेनिफिट्स उतने सारे नहीं हैं, लेकिन अगर एंगेज नहीं होते हैं तो जो नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर अमेरिका जो है वो धीरे धीरे निकल ही चुका है, और अब चाइना और रशिया जो है ये वैक्यूम को फिलअप कर रहे हैं। चाइना जो है ये जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप या फिर जियो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर रहा है, और रशिया जो है ये पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर वाला देश है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि चाइना पाकिस्तान और तालिबान की एक गैंग बन के फिर भारत के लिए बड़ा, अभी चाइना और पाकिस्तान की तो गैंग है, अब उसमें तालिबान ऐड हो जाएगा तो फिर ये चाइना और पाकिस्तान क्या करेंगे, तालिबानी लोगों को हमारे सामने यूज़ करेंगे, कश्मीर और बॉर्डर एरिया पर इन सारे लोगों को रख देंगे कि भाई अब यहाँ पर फाइटिंग करो। तो हमारे लिए ये सिचुएशन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम सेंट्रल एशिया के देशों के साथ एक प्रकार से एंगेजमेंट बढ़ाते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन अगर कभी होती है, लेट्स से ना हो, लेकिन अगर ऐसा कभी होगा तो हम इन देशों की बॉर्डर का इस्तेमाल करके तालिबान और इन देशों के ऊपर एक प्रकार से, ये अफ़गानिस्तान के ऊपर एक तालिबान की जो रेजिम है उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट तजिकिस्तान में एक एयरबेस जो है वो भारत मेंटेन भी करता है। The announcement of joint working group on Afghanistan during the summit between India and CARS यानी कि Central Asian Republics is surely indicative of such interest। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही हमने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो बनाया है। इंडिया और रशिया के रिलेशन रीजनेबली अच्छे हैं, और USA के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होने के बावजूद भी रशिया के साथ हमने अच्छे रिलेशन मेंटेन किया है। तो भारत के अंदर वो क्षमता है कि हम USA और रशिया दोनों को एक साथ जगलिंग कर सके। जगलिंग वो होता है ना, 3-4 बॉल एक आदमी ऐसे ऐसे घुमाता है, तो वैसे हम कर सकते हैं, वो हमारी कैपेसिटी है, बस हमें इसको अच्छी तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। चाइना जो है उसने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कार्स में इन्वेस्ट किया है। हमने ये भी देखा था कि 40 बिलियन जितना वो व्यापार कर रहे हैं, 41 बिलियन डॉलर हर साल वो व्यापार करते हैं, और हमारा कितना है, 2 बिलियन डॉलर के आसपास। चाइना इस रीजन का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है, और एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव, तो यहाँ पर बेसिकली मीन्स जब मैं ये कह रहा हूँ तो आई एम श्योर आपको ये पता चल रहा है कि चाइना को compete करना इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। एनीवे विल ट्राई। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये जो JCPOA या फिर जो ईरान न्यूक्लियर डील है, अगर ये डील जो 2015 में हुई थी, अगर इसका फिर से रीलॉन्च होता है और ईरान और रशिया के ईरान और USA के रिलेशन अगर अच्छे हो जाते हैं तो ये भारत के लिए अच्छा है, वरना फिर ईरान जो है वो चाइना की गैंग में चला जाएगा, धीरे धीरे जा रहा है। और रशिया नहीं चाहेगा कि ईरान और USA के रिलेशन अच्छे हों, लेकिन भारत के लिए ये अच्छा है कि ईरान और USA के रिलेशन जो है वो अच्छे हो जाए। तो JCPOA का रीलॉन्च जो है वो भारत के लिए अच्छी बात है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल
इंडिया और कार्स के बीच में जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, दैट इज़ गुड फॉर अस। एक दुखद खबर पूरे देश के लिए कि लता मंगेशकर जी जो हैं वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। क्यूरियसली फॉरएवर में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, छोटा सा वीडियो, जिसमें मैंने अननोन फैक्ट्स लता जी के बारे में शेयर किया कि आपको पता है कि लता जी कभी एक ही दिन के लिए वो स्कूल में गए थे। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो मैंने शेयर किया, आप देख लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल है। राज्यसभा जो है एडजर्न फॉर एन आवर इन द मेमोरी ऑफ लता मंगेशकर। प्राइम मिनिस्टर साहब मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं। असाउद्दीन ओवैसी साहब के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ, तो इसके बारे में अमित शाह जो हैं वो दोनों हाउसेस में स्टेटमेंट देने वाले हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जो स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन है, इसको इमरजेंसी यूज़ की परमिशन यानी कि ग्रीन सिग्नल दे दिया है। फिर श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर भारत की 3 दिनों की यात्रा में आए हैं। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरला में आज से स्कूल जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारे देश में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो आंध्र प्रदेश में एक ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ, 9 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। तेलंगाना रेल कोच फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइवेट ग्रुप रेडी फॉर इनॉग्रेशन। और टर्किश प्रेसिडेंट ने यह कहा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वो मीडिएटर के तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। और एक साइक्लोन है मादागास्कर देश में, इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये जो साइक्लोन है इसका नाम है बदसिराई। तो ये बदसिराई जो है या फिर बादसिराई, तो ये बदसिराई साइक्लोन जो है ये मादागास्कर को अफेक्ट करेगा। इंडियन ओशन में ये एक आइलैंड देश है मादागास्कर। इसको लोकेट करेंगे कल या फिर परसों, जब भी ये टॉपिक हमारे टेबल के ऊपर आएगा तब। ये वाली बात हमने ऑलरेडी कर ली है। ये एक नया प्रश्न है आपके लिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आई विल सी यू सून विथ डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एंड एनालिसिस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।